और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार को अगर आप सेंसेक्स निफ्टी नज़र से देखें तो लगेगा कि मतलब धूप है या छाया है पता नहीं। जैसे कभी-कभी होता है ना, हल्की बारिश भी हो रही होती है, धूप भी निकली होती है। तो एक तरफ हरियाली, एक तरफ लाल निशान, हालाँकि दोनों में बहुत ही मामूली तौर पे। मिड कैप, स्मॉल कैप वहाँ पे थोड़ा नुकसान रहा, लेकिन अब यहाँ से आगे सवाल वही है कि करना क्या है? क्या जो आपने चेतावनी दी थी पिछली चर्चा में मिड कैप, स्मॉल कैप को लेकर के अब थोड़ा सावधान होना है, क्या वो चेतावनी रंग दिखाने लगी है? जी, देखिए आज की चर्चा की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से करना चाहूँगा क्योंकि आज का बाज़ार बहुत ही नैरो बैंड में था और एक्चुअली देखा जाए तो बाज़ार में कुछ हुआ नहीं है, अगर बैंक को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन यहीं पे बात समझने वाली है, जब हम कहते हैं कि आपका ये जो प्रोग्राम है, ये मेनली एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करें, समझा सकें। मैं चाहूँगा लोग 1-2 एपिसोड वापस जाएँ और समझने की कोशिश करें। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, बैंक इंडेक्स 52,000 तक तो जाने के चांसेस हैं, लेकिन साथ में मैंने क्या कहा था कि 50,500 क्रॉस करने के बाद ही शॉर्ट कवरिंग आएगी और इस बार मैंने एक चीज़ और ऐड किया था कि इस बार शायद 50,500 के ऊपर आपको क्लोज़ नहीं लगेगा। क्लोज़ मिल जाए तो बहुत सुंदर, लेकिन शायद आपको क्लोज़ भी नहीं लगेगा, वहाँ के बाद शॉर्ट कवरिंग उतनी शार्प हो जाएगी। मैं ये जो बताता हूँ आप लोगों को, इसको पहली चीज़ टेक्निकल एनालिसिस का नाम मत दीजिए बिकॉज़ मैं प्योर टेक्निकल देखता नहीं हूँ। ये चीज़ें हैं ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस की चीज़ें हैं। तो इस बात से आप जब वो देखेंगे तो समझ पाएँगे, जब आप वो सुनेंगे और सुन के जाके इस डेटा को आप रीड कीजिए, उस दिन के कुछ डेटा को मैच करने की कोशिश कीजिए, आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा। तो जो कुछ लोग टेक्निकल सवाल पूछते हैं ना कि ये सपोर्ट, ये ब्रेकआउट, ये सब होता है, तो वहाँ पे आप समझ पाएँगे कि कभी-कभी ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं जानना। बैंक में यही होना था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने साथ में सोचा था कि बैंक अगर ब्रेकआउट देगा, तो निफ्टी का भी 23,600 के ऊपर का ब्रेकआउट हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस। वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि आज वीकली बैंक एक्सपायरी थी। उसके कारण बैंक में पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक जैसे जो हेवी है, हाथी है, बेहेमोथ है, उसमें बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है। लेकिन आप ओवरऑल देखें तो ऑयल एंड गैस, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आई थिंक ये सब मेटल्स ये सब वीक रहे आज। तो मार्केट ओवरऑल अगर आप बैंक माइनस कर दीजिए और वीकली एक्सपायरी को माइनस कर दीजिए, तो मार्केट एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग का था। इसीलिए ये नंबर मैंने आप लोगों के पास रखा था 23,600 का ऊपर का क्लोज़ निफ्टी का ज़रूरी है, वो आज नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, मैंने ये भी आपको बताया है कि फाइनल ब्रेकआउट अपसाइड में होगा, समडे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो मेन समझना है वो ये है कि इलेक्शन काउंटिंग डे का लो के बाद निफ्टी जो चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, रुक ही नहीं रही है। तो जिस दिन करेक्शन कूल ऑफ होगा वो भी थोड़ा शार्प होगा और ये समय शायद आ रहा है बिकॉज़ 23,600 के ऊपर अगर क्लोज़ हो गई निफ्टी, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। नहीं क्लोज़ हुई, तो ये फॉल मतलब करेक्शन जो हुई है वो होगा। कहाँ तक होगा वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मे बी उसके लिए सैटरडे बेटर डे होगा डिस्कस करने के लिए। लेकिन ये मेथड समझिए। तो आज बाज़ार में हुआ क्या? आपको ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। फ्रेश एंट्री की जगह नहीं बनती है मिड और स्मॉल कैप में, ये क्लियर है। राइज़ अभी थोड़ा और पॉसिबल है, लेकिन वो राइज़ में प्रॉफिट बुकिंग ही करना है। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे आज तो मिड कैप इंडेक्स कितना डाउन रहा है? 1% के आसपास ही शायद ये दोनों इंडेक्स डाउन रहे हैं। अगर ये 5-10% डाउन हो गए, तब तो एंट्री बनाते हैं। नहीं डाउन हुए, तो ये अपॉर्च्युनिटी बनाते हैं कि धीरे-धीरे अपने रिस्क को कम कीजिए और प्रॉफिट ऑफ द टेबल स्टॉक स्पेसिफिक लेना शुरू कीजिए। ये कहना है, ऐसा नहीं है कि मिड कैप इंडेक्स अभी भी आपका 60,000 की तरफ वाला 57 फिर 60,000 के ऊपर भी थोड़ा बहुत ये सब रेंजेस ओपन है। निफ्टी स्मॉल कैप 20,000 प्लस माइनस 1,000 ये सब रेंजेस ओपन है। वो आएँगे, आने चाहिए, आएँगे कि नहीं आएँगे भगवान जाने, लेकिन आने चाहिए, थ्योरेटिकली वो आने चाहिए।
वो आने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि फिर मिड और स्मॉल कैप से मामला टोटली लार्ज कैप में जाएगा, क्योंकि साइकिल टारगेट्स जो होते हैं ना, इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। 60,000 मिड कैप का, 20,000 स्मॉल कैप का ये साइकिल टारगेट है, जैसे कि 28,000 निफ्टी का साइकिल टारगेट होगा। इसलिए मैं कई ज़माने से आपको ये नंबर दे के बिठा चुका हूँ, 25,000 और 28,000, 25,000 एंड 28,000। साइकिल टारगेट को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी सेफ्टी नेट बनानी चाहिए। तो 60,000 टुवर्ड्स मिड कैप, 20,000 टुवर्ड्स स्मॉल कैप। यहाँ तक रूम है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग धीरे-धीरे करते रहिए। ऐसे ही शिफ्टिंग होनी चाहिए आपके लार्ज कैप में सेलेक्ट। जैसे अब तो 1400 के आसपास हम कितना एचडीएफसी बैंक डिस्कस कर रहे थे, किसी को नहीं चाहिए था। अब 1700 के पास सबको एचडीएफसी बैंक चाहिए होगा और फिर होगी दिक्कत। तो ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी चाहिए कि यहाँ से क्या आज के बाज़ार में क्या हुआ? आज के बाज़ार में यही हुआ कि ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है। निफ्टी कुछ ख़ास हुआ नहीं है, बिकॉज़ सेक्टर वाइज़ भी प्रॉफिट बुकिंग है। बैंक निफ्टी बिकॉज़ आज एक्सपायरी था इसलिए आपको ऊपर दिखा। बाकी मार्केट में भी बहुत स्ट्रेंथ आप पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए उसको समझने के लिए। निफ्टी को 23,600 के ऊपर अच्छा क्लोज़ लेने देना चाहिए। जी, तो अब थोड़ा लेवल्स को ठीक से समझ लेते हैं कि आगे इस हफ्ते या उसके आगे क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ। तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी हमारे सामने है। निफ्टी में आज की तारीख में 23,500 के आसपास है। आपको इससे लगभग 100 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, वो अभी निफ्टी देता हुआ इस समय दिख नहीं रहा। क्या अगले 2 दिनों में हो जाएगा या नहीं होगा? मुझे लगता है थोड़ा-सा इंतज़ार करें तो अच्छा है, क्योंकि क्लोज़ होना नहीं चाहिए अभी। यहाँ से थोड़ा कूल ऑफ हो जाना चाहिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेग में ऊपर जाना चाहिए इसको। 23,200 इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा फ़िलहाल करेक्शन निफ्टी में दिख नहीं रहा। लेकिन 23,200 के नीचे अगर क्लोज़ हुआ तो ये करेक्शन डीपर है। अदरवाइज़ वहीं से पलट के 23,600 फिर से ये बाज़ार निकल जाएगा। इस ऑसिलेशन को ध्यान दीजिए। 23,600 के ऊपर अगर क्लोज़ है निफ्टी का तो कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग शार्प है टुवर्ड्स 24,000। नहीं तो 23,200 300 का रेंज एक बारी विज़िट हो सकता है, जहाँ से ये दोबारा ऊपर चलने की कोशिश करेगा। ऐसा अभी मेरा अंदाज़ा है। 23,200 के नीचे बंद होने के बाद मुझे फ्रेश इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि तब पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी 22,600 500 ये सब वाले रेंज के रीटेस्ट की। जी, तो फिर मैं आगे पूछने वाला वही था कि भई 23,200 बंद हुआ तो उसके नीचे अगर चला गया तो क्या करना है? हाँ, उसके नीचे अगर चला गया, तो फिर कोई एडवेंचर नहीं करना है, फिर इंतज़ार करना है कि बाय डिप्स का ही मार्केट रहेगा। लेकिन एक स्ट्रक्चर बनने देना पड़ेगा, जिसको रीड कर पाएँ हम, और वो स्ट्रक्चर हो सकता है कि 22,500 से 700 ये रेंज में कहीं पे बनेगा, या मेबी इवन 800 ये रेंज में कहीं पे बनेगा, जिसके बाद हम ये डिसीज़न लेंगे कि फिर से अब खरीदने का समय आ गया है। हमारे पास एक मार्कर होगा, जिसको हम रिस्क पॉइंट बनाएँगे और फिर खरीद पाएँगे। 23,200 के नीचे या तो वेट एंड वॉच कर लीजिए, या सेल ऑन न हाँ, वेट एंड वॉच कर लीजिए, सेल ऑन राइज़ तो नहीं करना चाहिए। जी, तो क्या सुमेश ये कह सकते हैं कि 3 और 4 तारीख की जो उठा-पटक थी, उसने आपको कुछ इस तरह के रेफ़रेंस पॉइंट्स दे दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उसके चलते आप कि मतलब किसी के लिए भी शायद इस समय मुश्किल होगा कि वो इस समय बहुत आसानी से सपोर्ट पॉइंट्स या रेजिस्टेंस पॉइंट्स जो हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई कर पाए। सपोर्ट पॉइंट्स तो डिफाइंड हैं, सपोर्ट पॉइंट में कोई दिक्कत है नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट लगातार चल रहा है ना, तो सपोर्ट पॉइंट डिफाइंड है, लेकिन उसमें रिस्क रिवार्ड फिट नहीं हो रहा। तो डिसीजन सपोर्ट पॉइंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं बैठेगा। बिकॉज़ ट्रेड क्या बैठेगा, 23,600 जब तक बंद नहीं हो सेल ऑन राइज़, लेकिन ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है, सेल ऑन राइज़ की है, कल पिटाई हो गई तो दिक्कत। तो अभी मार्केट में ट्रेड बैठ नहीं रहा। बाकी रेंजेज़ में कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज़ देखिए रेंज में 23,600 हो गया,
और एक आपका 6 जून का जो कैंडल का लो है, वो क्या है 22,640, तो आप वो समझ लीजिए, वो लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लो है, बिकॉज़ वो काइंड ऑफ डोजी कैंडल का लो है। वहाँ से एक डायरेक्शन चेंज हो चुका है और वहाँ पे आपका 50 डीए में आके बैठ चुका है। इसलिए मल्टीपल पॉइंट्स का वहाँ पे हाँ, वहाँ वहीं वहीं हाँ, वहीं। वहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स आपके आके मिलेंगे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट रेंज बनेगा। तो उसमें मान लेते हैं कि डेविएशन लेना है, तो 150 पॉइंट का ही डेविएशन लेंगे ना, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 22,650 मोटे तौर पे वहीं पे आपका 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। तो एक मतलब डिसेंट सपोर्ट लेवल जो है वो अगर आप कहें कि 23,200 कटा भी तो फिर अगला लगभग मोटे तौर पे 22,500 के आसपास नज़र चली जाएगी। हाँ, बिकॉज़ फिर आपको थोड़ा-सा एफ-एंड-ओ डेटा से सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा जी। था कि देखिए सपोर्ट पॉइंट में कन्फ्यूज़न नहीं है, प्रॉब्लम है कि मूवमेंट इतनी हो चुकी है कि ट्रेड नहीं बैठ रहा। अब अगर आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा-सा एक करेक्शन हो उसके बाद चले तो अच्छा है, लेकिन बाज़ार की तो अपनी मर्ज़ी होती है। अब 23,600 के ऊपर अगर निकल गया, बंद हो गया, फिर क्या करना है? फिर अपने स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट कीजिए और उस केस में 23,300 या ज़्यादा से ज़्यादा 23,200 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसको ट्रेल करते जाइए। जी। लेकिन ये तो उनके लिए है जो ट्रेडर्स हैं। अभी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ठंडा बनाए रखिए। हम नीचे से खरीद चुके हैं या नहीं खरीदा है तो अभी कैश में रहिए और मार्केट जिस दिन भी करेक्शन दे उस दिन एंट्री लगाइए। बाकी अभी कैश इज़ किंग फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। मतलब ना सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप में बल्कि लार्ज कैप में भी आप कहेंगे कि भई अभी हाथ में पैसा रखना बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी एडवेंचर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं करना है। जी। मतलब आपको लग रहा है कि बाज़ार किसी बहाने से कभी एक मौका देगा। देगा और उस समय एकदम बहुत ब्रेव हार्ट बनना है। वो इलेक्शन डे का काउंटिंग डे के दिन भी ब्रेव हार्ट बनना चाहिए था। नहीं बन पाए होंगे तो भी वैसा ही दिन आपको ब्रेव हार्ट बनना है, बिकॉज़ कोई खराबी नहीं है बाज़ार में अभी। जी। लेकिन वो मौके या वो बाज़ार कैसा बहाना चुनेगा, अगर उसे वो मौका देना है तो? भगवान जाने राजीव जी, क्योंकि अभी तो कुछ देखना भी चाह रहा हूँ तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। और कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं ना जो कि सदियों से बने हुए होते हैं और इलेक्शन वाले पैरामीटर्स ऐसे हैं ना कि मोस्टली ख़ासकर देखिए हमारे यहाँ तो 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, हमारा उतना एबिलिटी नहीं है। लेकिन यूएस एक टोटली कॉर्पोरेट ड्रिवन कंट्री है। वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी आपके स्टॉक मार्केट में अभी तक नहीं आ रही है और नहीं ही आएगी। अक्टूबर-नवंबर निकाल ही देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब पैरामीटर बड़े इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, जब तक फिर से कोई जियोपॉलिटिकल डेंट नहीं लगे या जैसा अभी बजट के बारे में अभी कुछ-कुछ ओपिनियंस न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, रूरल एरियाज़ में जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा वो पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो पक्का है जो कि मैं फिर भी पहले से भी कह रहा हूँ कि थोड़ा एक गुड मिक्स होगा, बट नॉट बाय कॉम्प्रोमाइज़िंग द ग्रोथ इंजन। मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ पे किसी का अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, गुड लेकिन मिक्स गुड रहे मिक्स। अगर वो गुड मिक्स रहे तब तक ठीक है। हाँ, लेकिन अगर चालू हो गया ना कि सिलेंडर फ्री लेके जाइए, पानी का टैंकर फ्री लेके जाइए, फिर तकलीफ है। जी। चलिए वो चीज़ जो है वैसे तो प्रधानमंत्री की अपनी सोच के बिल्कुल विपरीत है। तो मतलब आज की तारीख में उस बात को लेकर के बहुत डरना तो नहीं चाहिए। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन जैसे आपने पूछा कि किस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में डर है, अदरवाइज़ डर नहीं है। देखिए, आप क्या है ना कि अगर रूरल जॉब क्रिएशन पे भी ध्यान देंगे ना, अल्टीमेटली ये टर्न होगा कंजम्पशन में ना, ये पॉइंट समझने का है। आप कुकिंग गैस दे देंगे, वो कंजम्पशन में टर्न नहीं होगा, वहाँ पे कुछ पैसे की बचत नहीं होती, वो आप इकोनॉमी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर स्पेंड करते हैं जॉब क्रिएशन के लिए, आप स्पेंड करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, आप स्पेंड करते हैं रूरल एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए,
ये सब फाइनली कहाँ आएगा? 9 से 18 महीने में ये इकोनॉमी में ही ये अमाउंट आने वाला है ना, 9 से 18 महीने लगेंगे। लेकिन वो आपका चैनलाइज़ होगा इकोनॉमी में, कंजम्पशन ही फ़ोकस हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस बार क्या किया है कि प्रीमियमाइज़ेशन के थीम को इंटैक्ट रखते हुए, हमने रूरल कंजम्पशन के थीम को भी अपने पोर्टफ़ोलियो में ऐड करना शुरू कर दिया। ऐड करने के पहले से ही था, लेकिन उसको थोड़ा-सा वेट ज़्यादा दे दिया। तो ये फाइनली कंजम्पशन में ही टर्न आउट होने वाला है। कोई खराबी नहीं है और ध्यान देने की बात ये है कि चाहे यूएस हो या भारत हो, ये दोनों कंज़्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। तो ये हमारे लिए पॉज़िटिव बात है। जी। अब यहाँ मिड कैप इंडेक्स में या स्मॉल कैप इंडेक्स में खतरे की लकीर कहाँ खींचेंगे? वो निशान कहाँ पे रखना चाहिए कि भई अभी तो ठीक है, आज आपको 1 दिन की लाल कैंडल दिख रही है, वो भी एक बहुत लंबी चाल के बाद, बड़ी चाल के बाद। तो इस एक कैंडल से तो शायद बहुत नहीं घबराना चाहिए, लेकिन अगर आप ये चेतावनी दे रहे हैं कि भई मिड कैप, स्मॉल कैप में आप मुनाफ़ा वसूली करना शुरू कर दीजिए और सावधान रहिए। तो फिर एक कोई आपने ऐसा मार्कर भी तो कहीं लगाया होगा कि इसके नीचे गया मतलब ये व्यू पक्का हो गया? नहीं राजीव जी, अभी ऐसा कोई भी बताने को मैं बता दूँगा, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगी बात। अभी हमारे पास ऐसा कोई भी व्यू नहीं है कहने के लिए कि ये स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये स्ट्रेंथ फर्दर अपॉर्च्युनिटी में ही कन्वर्ट होगी। यहाँ पे सिर्फ़ यही करना है कि कुछ नहीं करना है मिड कैप, स्मॉल कैप में छूट गया तो छूट गया। ये मिड कैप इंडेक्स जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका 50-51 हज़ार भी आ गया, तो भी अपॉर्च्युनिटी ही है। मार्कर लग ही नहीं सकता अभी। मार्कर कब लगेगा आपको बताता हूँ। अगर ये जून है ना, तो जुलाई 15 के बाद अगर आपके मिड कैप, स्मॉल कैप में जब रिज़ल्ट आएँगे, तो ध्यान देना होगा, सेल्स में तो इश्यू आएगा बिकॉज़ इलेक्शन का समय चल रहा था, गवर्नमेंट ने खर्चे भी थोड़े कम कर दिए थे। तो सेल्स तो शायद इस बार म्यूटेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इश्यू आपको मार्जिन्स पे या बॉटम लाइन पे दिखा, तब आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में भगदड़ मच जाएगी बिकॉज़ वहाँ पे डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज़ दिखेगा। तो अभी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को ज़्यादा नेगेटिव रीड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ 200 डीएमए के पहले मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से मैं उसको नेगेटिव रीड कर सकता हूँ। ये एक्सेसेस क्लीन अप ही होगा। इसका रीडिंग हमको लेना चाहिए जब मिड कैप और स्मॉल कैप के नंबर्स आने शुरू हो जाएँ और कहीं ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉब्लम दिखने लगे एट लार्ज या प्रॉफिट लेवल पे प्रॉब्लम दिखने लगे एट लार्ज, सेल्स को इस बार थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे के चलना पड़ेगा। वहाँ से मार्कर लेंगे कि नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में अब हो गया काम, यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन अभी तक नहीं लगता है। इसका एक और आपको उदाहरण देता हूँ। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी का डेटा मैं देख रहा था। इसमें 2 नंबर है जिस पे मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, मुझे उस नंबर को देखना है। एक है जो पीक होता है 5.1 के आस-पास पीक हुआ था, एक दूसरा नंबर था 7.8 के आस-पास। इसमें एक है सिर्फ़ लिस्टेड कंपनीज़ का नंबर और एक है टोटल कंपनीज़ का नंबर। चलिए मान लेते हैं 5.1 पे बात करते हैं। अभी करीब 4 पॉइंट समथिंग परसेंट है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो हमारा। ये अब डर ये हो जाएगा लोगों को कि क्या हम पीक के पास पहुँच रहे हैं और 5 के आस-पास जाके क्या पीक आउट हो जाएगा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। मेरा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जिस तरह से हम एंटर करेंगे आने वाला ये फ़ाइनेंशियल नहीं, अगला फ़ाइनेंशियल विथ सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट बायस, वो एक नए कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की नींव रखेगा और मेरे अंदाज़े से हम एक नया हाई कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो में बनाएँगे। कारण कारण लेके आइए आप सारे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से। आप लेके आइए ई-वे बिल से, आप लेके आइए जीएसटी नंबर जो आपका आता है, टोल कलेक्शन नंबर, कहीं पे क देख रहे हैं हर जगह नया नंबर आ रहा है। ये इस तरह के नंबर आएँगे, मुझे लगता है कि नया कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी टू जीडीपी रेशियो बनने वाला है। तो इस केस में होना ये चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे कंपनीज़ में फिर से इंटरेस्ट ही क्रिएट हो जाना चाहिए बिकॉज़ उनका प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वो ट्रैजेक्टरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं इस एस्टीमेट के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कितना भी गिर जाएगा अभी, ये अपॉर्च्युनिटी ही रहेगा। लाल निशान लगाने के लिए समय चाहिए, वो 15 जुलाई के बाद देखेंगे या 200 डीएमए टूट गया तो फिर
कुछ कर नहीं सकते, फिर वहीं पे लगाएँगे। जी। तो मतलब अभी जो आप मुनाफ़ा वसूली के बारे में बात कर रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप से थोड़ा पैसा निकालना चाहिए, वो सिर्फ़ थोड़ा-सा कैश जनरेशन के लिहाज़ से और नीचे के मौके को वापस पकड़ने के लिहाज़ से। जी, इसीलिए मैंने सिर्फ़ 10 से 25% तक के आसपास का ही प्रॉफ़िट बुकिंग का म सलाह दिया है। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही कैश क्रिएट करके थोड़ा सेफ्टी नेट बना के रखिए, उतना काफ़ी है। जी। अब बैंकिंग क्षेत्र पर थोड़ी निगाह डाल लेते हैं। आज इसके लिए एक नए रिकॉर्ड का दिन है, निफ्टी बैंक को बधाई दे दीजिए और उसके बाद फिर अब ये बताइए कि इसमें करना क्या है? हुँ, देखिए, तो बैंक को ना डाइसेक्ट करते हैं थोड़ा अच्छे से। आज प्राइवेट बैंक में मजबूती दिखी, पीएसयू बैंक में कहीं दिखी? बिल्कुल नहीं दिखी, नेगेटिव में गया वो। तो यहीं पे ना समझना चाहिए कि आपको आने वाली एक्टिविटी है जहाँ पे, वहाँ बैठना चाहिए और बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को, वो एक्टिविटी आपको न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाई देगी। वहाँ पे आज दिखाई देगी कि बैंक आज आज आप इतनी आँखों में चमक होगी वहाँ पे कि सब जगह सिर्फ़ बैंक है, लेकिन 15 दिन पहले चमक नहीं रहेगी। 15 दिन पहले चमक कहाँ रहेगी? जहाँ पे बाइंग हो रही होगी। अगर आपको पैसा बनाना है इस बाज़ार से, आपको अर्ली एंट्रेंट बनना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी का पैसा बन रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी बनेगा। अगर एचडीएफसी बैंक आप देखिए ना, 1400 के पास किसी को इंटरेस्ट था? नहीं था। मैंने भी खुद भी बोला था, पूछा गया था मेरे से। मैंने बोला यहाँ पे मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है, लेकिन स्ट्रेस केस सिनेरियो भी दिया कि 1200 के नीचे तो नहीं हो सकता है। 1400 का 1200 क्या 10-15% कोई रिस्क नहीं लेगा और नहीं लेगा तो फिर काम ही नहीं करे। और अगर वहाँ से 1700 का रेंज अभी क्रिएट होता है, फटाफट आ गया है ना? तो यही होता है आपका जब क्वालिटी जो क्वालिटी होती है और राजीव जी मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ कि आपको जून क्वार्टर 24 जून क्वार्टर का वेट करना चाहिए, जिसके बाद एचडीएफसी बैंक की कहानी अच्छी समझ में आएगी और आपको वहाँ पे मूवमेंट दिखेगा। क्यों कह रहा था? 1 साल का नंबर होगा एचडीएफसी के मर्जर के बाद कंपैरेबल बनेगा, उसके बाद लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई, जितना हम इसमें नेगेटिव कहानी बता रहे थे, वो नेगेटिव कहानी तो है नहीं। तो आप देख लीजिए, जून क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, एचडीएफसी बैंक में अपना मूवमेंट देख लीजिए। तो यही डेटा है, बैंक में कुछ अभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पीएसयू बैंक में केयरफुल रहिए, वहाँ पे जो भी होगा आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कर लीजिए, टैक्टिकल बाइंग करना चाहते हैं, कहीं पोज़ीशन बनता है कर लीजिए। लेकिन अगर आप सेफ्टी नेट चाहते हैं और एक अच्छी कंपाउंडिंग चाहते हैं, आपको अच्छे क्वालिटी प्राइवेट बैंक में रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी निफ्टी बैंक इंडेक्स का 60,000 का माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ है। मेबी अभी तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा इनका सहारा लगेगा ही लगेगा और आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद थोड़ा-थोड़ा पार्टिसिपेशन एफआईआईज़ का तो आना शुरू हो गया है, तो कहाँ आ रहा होगा? मेन यही सब काउंटर है जहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन आएगा, तो यही सब चलेंगे अभी वो आएँगे वापस तो। चलिए, तो ये हो गई बैंक की भी कहानी, निफ्टी बैंक को हमने देख लिया।